हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज है 30 जनवरी 2022। आज से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के कायाकल्प के लिए अभिनव स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती यानी कि स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत उद्यम विकास को बढ़ावा देना चाहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों को किस प्रकार का प्राधिकरण दिया गया है? तो इसका आंसर है सशर्त बाजार प्राधिकरण। ठीक है, दवा नियामक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन कोविड-19 टीकों को सशर्त बाजार प्राधिकरण कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन प्रदान किया है। ठीक है, पिछले साल जनवरी से यह दो टीके आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत उपलब्ध हैं। ठीक है, उन्हें नए प्राधिकरण के तहत हर 6 महीने में सुरक्षा और प्रभावकारिता के आंकड़े 15 दिन पहले जमा करने होंगे। यह फुल मार्केट ऑथराइजेशन से अलग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है जायद सम्मेलन। ग्रीष्मकालीन अभियान 2021-22 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया है। इसे जायद सम्मेलन या जायद कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। खरीफ और रबी मौसम के बीच जायद फसलें उगाई जाती हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र कुमार तोमर इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं और इसका उद्देश्य पूर्ववर्ती फसल मौसमों के दौरान फसल के प्रदर्शन की समीक्षा करना और राज्य सरकारों के परामर्श से अगले गर्मी के मौसम के लिए फसलवार लक्ष्य निर्धारित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र की मेजबानी के साथ मनाया जाता है। यह विश्व की सीमाओं के पार माल के प्रवाह को सुनिश्चित करने में सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को मान्यता देता है। सीमा शुल्क सहयोग परिषद यानी कि कस्टम कॉपरेशन काउंसिल ट्रिपल-सी ने 1963 में आईसीडी के पालन की घोषणा की है। ट्रिपल-सी का नाम बदलकर 1994 में विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी कि WCO कर दिया गया है। 2022 में इसकी थीम है स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाई एम्ब्रेसिंग ए डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग ए डाटा इकोसिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान है? तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी कर रहा है चीन। इसका करेक्ट आंसर है चीन। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल 4 से 20 फरवरी 2022 तक बीजिंग में होने वाले हैं। स्पोर्ट इकोलॉजी ग्रुप और सेव आवर विंटर्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट में एथलीटों के शरीर पर ओलंपिक में कृत्रिम बर्फ के उत्पादन के खतरों के बारे में बताया गया है। इसने इन खेलों में बर्फ के लिए होने वाले पानी की बर्बादी पर भी चेतावनी दी है। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत जो है ये एक आदिवासी नेता थे। 73वीं गणतंत्र दिवस परेड में गुजरात की झांकी में पाल और दादवाओं के गांवों के में हुए नरसंहार को दिखाया गया है। ठीक है, ये नरसंहार हुआ कब था? तो 1922 में हुआ था और इस नरसंहार के दौरान 1200 आदिवासियों को अंग्रेजों ने बेरहमी से मार डाला था। 7 मार्च 2022 को एक आदिवासी नेता मोतीलाल तेजावत 10,000 भील आदिवासियों को संबोधित कर रहे थे। ये आदिवासी एक ही आंदोलन का हिस्सा थे और दादवाओं गांव जो कि अभी गुजरात में साबरकांठा जिला कहलाता है वहाँ से थे। ये जो सभा है, सभा ने जागीरदार से संबंधित कानूनों, भू राजस्व व्यवस्था और ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किए गए रजवाड़ा से संबंधित कानूनों का विरोध किया है।
मेजर H.G. सुटन ने फायरिंग का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए पुलिस ने 1200 से अधिक निर्दोष लोगों को मार डाला। इस घटना को पाल दाधवाओं शहीद कहा जाता है। उस समय क्षेत्र के कुएं आदिवासियों के शवों से भरे हुए थे, इतना भयंकर था ये। मोतीलाल तेजावत की बात करें तो हालांकि ये हत्याकांड से बच गए थे, लेकिन इनकी जांघ में 2 बार गोली लगी थी। गांधी जी के अनुरोध पर ये भूमिगत रहे। इन्हें 7 साल की जेल हुई थी। आज़ादी के बाद उन्होंने इस जगह का नाम वीरू भूमि रखा। गुजरात के लोक गीतों में आज भी इस नरसंहार को याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगोली रायन्ना कौन थे? तो ये एक योद्धा थे। कहाँ के? कित्तूर रियासत की योद्धा थे। कित्तूर वर्तमान कर्नाटक ही है। कर्नाटक सरकार 180 करोड़ रुपए की लागत से संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल का निर्माण कर रही है। इस स्कूल का संचालन रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। बात करें अगर संगोली रायन्ना की, तो ये कित्तूर के एक महान योद्धा थे। इन्होंने अपनी मृत्यु तक रानी चेन्नम्मा के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अंग्रेजों ने कित्तूर साम्राज्य के राजा और राजकुमार को मार डाला। चूंकि सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए वे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कित्तूर साम्राज्य पर नियंत्रण करना चाहते थे। रानी चेन्नम्मा ने भी शिवलिंगप्पा को कित्तूर साम्राज्य के शासक के रूप में गोद लिया। संगोली रायन्ना शिवलिंगप्पा का अगला शासक बनाना चाहते थे। ठीक है, किसको? शिवलिंगप्पा को। कौन? संगोली रायन्ना। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में तो इन्होंने क्या किया था कि 1824 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई। कित्तूर साम्राज्य की अधिकांश भूमि जब्त कर ली गई थी और बची हुई भूमि पर भारी कर लगाया जाता था। इन्होंने एक गुरिल्ला सेना भी बनाई थी। हालांकि 1830 में अंग्रेजों ने इनको कैद कर लिया और 1831 में इनको फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के किस रेगिस्तान में बर्फबारी देखने को मिली है? तो ये है सहारा रेगिस्तान में। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान में हाल ही में बर्फबारी हुई है। सहारा रेगिस्तान में हिमपात एक दुर्लभ घटना थी। तापमान हिमांक बिंदु से नीचे जाने के बाद रेत पर बर्फ जम गई। वहां अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करें एनसेफ्रा में हिमपात स्नोफॉल एनसेफ्रा की, तो एनसेफ्रा शहर जो है ये उत्तर पश्चिमी अल्जीरिया के नामा प्रांत में स्थित है। इसे सहारा का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। यह एटलस पर्वत से घिरा हुआ है और समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर है। इस क्षेत्र में रेत के टीले 180 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। हाल ही में इस कस्बे में तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे बर्फबारी हुई। यह पहली बार नहीं है जब सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई। पिछले 42 सालों में पांचवी बार जो है ये बर्फबारी हो चुकी है। बात करें अगर सहारा मरुस्थल में हिमपात के कारण के, तो जनवरी के महीनों में एनसेफ्रा के क्षेत्र का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा होता है। तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इस दुर्लभ घटना के लिए जलवायु संकट और आर्कटिक वार्मिंग जिम्मेदार हो सकते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। अंटार्कटिका और उत्तरी आर्कटिक रेगिस्तान के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और कुल मिलाकर तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसमें भूमध्य सागर तट पर उपजाऊ क्षेत्र, नील घाटी और माघरेब के एटलस पर्वत को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका का अधिकांश भाग शामिल है। ठीक है, सहारा जो है ये अल्जीरिया, मिस्र, चाड, माली, लीबिया, नाइजर, मॉरिटानिया, सूडान, मोरक्को, पश्चिमी सहारा और ट्यूनीसिया के कुछ हिस्सों को कवर करता है। लगभग 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि अफ्रीका का 31% का हिस्सा है। आगे चलते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में कितना है? तो 634.287 अरब डॉलर पहुंच गया है। इसे फोनिक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए, परंतु इसमें विशेष आहरण अधिकार, सोने के भंडारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थितियों को भी शामिल किया जाता है।
विश्व में सर्वाधिक मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है और पहले स्थान पे कौन है, तो वो है चीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो वो हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं अनंत नागेश्वरन। भारत सरकार के डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्होंने कल ही पदभार ग्रहण किया। इससे पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है। वो 2019 से 2021 तक भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।